नमस्कार। श्री संत गाडगे महाराज हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से मैं के खंडेलवाल मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। आज हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत दिया गया पाठ पल्लवन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अब हम सर्वप्रथम लेखक का परिचय देखेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर दयानंद तिवारी। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ के खोपोली नामक गांव में हुआ। आप एक सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चा में सम्मिलित होते रहे हैं। आप महाविद्यालय समस्याओं के प्रति निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेक्षणीय और प्रभाव उत्पादक है। SIS महाविद्यालय में आप अभी कार्यरत हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। अब हम इनकी प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में है साहित्य का समाज, समकालीन हिंदी कहानियाँ, विविध विमर्श, चित्रा मुग्दल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। अब हम इस पाठ की विधा की ओर बढ़ते हैं, अर्थात पल्लवन पाठ में कौन सी विधा दी गई है। आप लोगों को पता है कि हमारे सभी पाठों में अलग अलग विधाओं का उपयोग किया गया है ताकि हम सभी विधाओं से परिचित हो सके। तो हमारे इस पल्लवन पाठ के अंदर एकांकी विधा का उपयोग किया गया है, एकांकी विधा दी गई है। अब एकांकी विधा क्या होती है? हिंदी साहित्य में इसका एक विशिष्ट स्थान है। एकांकी अर्थात एक अंक। एकांकी में किसी काव्य की किसी एक दृश्य का वर्णन होता है जिसमें एक कथा और कुछ पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि की जाती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। एकांकी को सरल भाषा में हम लघु नाटक भी कह सकते हैं, या अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी का उपयोग अधिक से अधिक क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कक्षा 11वीं में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हमें नुक्कड़ नाटक भी बताए गए थे। यह भी एकांकी का ही एक रूप है जिससे हम अपनी बात लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सी बातें या छोटे छोटे जो कार्टून आते हैं, उन कार्टून के माध्यम से यदि विद्यार्थियों को कोई बात समझाई जाए या छोटे बच्चों को यदि कोई बात समझाई जाए तो वे आसानी से समझ जाते हैं। इसीलिए यह एक बहुत अच्छी विधा इसे कहा गया है जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। अब हम अपने पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका
साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन में विभिन्न अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आप लोग बार बार सुन रहे हैं कि पल्लवन। पल्लवन क्या होता है? पल्लवन का अर्थ होता है जिस तरह से हम एक पौधा लगाते हैं, उस पर पत्ते आते हैं, वह धीरे धीरे पल्लवित होता है। पल्लवित होने के पश्चात उस पर पुष्प आते हैं, अर्थात वह पुष्पित होता है। फिर धीरे धीरे उस पर फल लगते हैं, अर्थात वह फलित होता है। इसी तरह से हमारी भाषा में भी पल्लवन होता है। अब यह पल्लवन किस तरह से होता है? बीज कहाँ से आता है? जो हमारे छोटे छोटे वर्ण होते हैं वे होते हैं हमारी भाषा के बीज। धीरे धीरे उन वर्णों से हम शब्द बनाना सीखते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से परिच्छेद, और फिर परिच्छेद के उपरांत हम बड़े बड़े साहित्य लिखना शुरू करते हैं। जिस तरह से कविताएं हैं, गद्य हैं, पद्य हैं, और भी अनेक चीज़ें हम लोग लिखना शुरू करते हैं। अर्थात एक छोटे से वाक्य को हम पल्लवित करते हैं, उसी को पल्लवन कहा गया है। इसी तरह से भाषा भी पल्लवित होती है। जैसे हम उदाहरण देखें कि यदि हमने कहा क वर्ण, यदि हम लोग ले, हमने विद्यार्थियों से यदि कहा कि क शब्द से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, तो बहुत सारे शब्द उनके दिमाग में आ जाएंगे। हर किसी के दिमाग में अलग अलग शब्द आएंगे। जैसे किसी के दिमाग में कमल आएगा, कबूतर आएगा, और फिर उस शब्द को लेकर अनेक विचार उनके दिमाग में आ जाएंगे, उनके मन में आ जाएंगे। यदि हम उस शब्द की उनसे व्याख्या पूछें तो वे सभी अपना अपना विचार उसके बारे में व्यक्त करेंगे। कोई भी अपने अपने विचारों को अलग अलग तरह से व्यक्त करने का प्रयास करेगा, एवं हमें उस शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से यह पल्लवन होता है। लेकिन पल्लवन लिखने की भी कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ विशेषताएं होती है। वही सब हम इस पाठ में देखेंगे। अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि पल्लवन क्या होता है। पल्लवन, जैसे कि आप सभी समझ ही गए हैं कि पल्लवन किसे कहते हैं, फिर भी हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं, जिसके द्वारा हमें और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि पल्लवन क्या होता है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। पल्लवन एक ऐसी लघु रचना को कहा जाता है जिसमें किसी सूत्रवाक्य, उक्ति, कहावत अथवा लोकोक्ति के मुख्य भाव को विस्तार रूप दिया जाता है। अर्थात कोई भी छोटा सूत्रवाक्य हो, कहावत हो, लोकोक्ति हो, उसको विस्तार से लिखा जाता है, उसे ही हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन वाक्यों के उस समूह को कहते हैं जिसमें किसी एक विषय के मुख्य विचार या सिद्धांत को तर्क एवं उदाहरण द्वारा विस्तृत रूप दिया जाता है और तर्कों का प्रयोग करते हुए उस कथ्य को स्पष्ट किया जाता है। या फिर हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो जो हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य खंड के समूह में डूबते जाते हैं, त्यों त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं, गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण के द्वारा बताया कि यदि हम क वर्ण ही यदि ले लें तो उस क वर्ण के बहुत सारे शब्द बनते हैं, और जैसे जैसे हमारे दिमाग में अलग अलग शब्द आएंगे हम उन शब्दों के बारे में गहराई से जानते जाएंगे, अर्थात बहुत सारे विचार हमारे मन में उत्पन्न होते रहते हैं। उसी तरह से पल्लवन होता है कि जब हम कोई सूत्र, वाक्य, कहावत या उक्ति यदि हम ले, जैसे जैसे हम उसकी गहराई में जाते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचते जाएंगे, तो हमें उतना ही उसका अर्थ विस्तृत रूप में मिलता जाएगा। एवं हर कोई जब उसके बारे में सोचेगा तो हर किसी के लिए वह अलग रूप में प्रस्तुत होगा। यही होता है पल्लवन। अब हम पल्लवन की विशेषताएं देखते हैं कि पल्लवन की कौन सी विशेषताएं होती है। इसमें
सर्वप्रथम है कल्पनाशीलता। पल्लवन लिखते समय लेखक कल्पना का सहारा लेता है। उसी कल्पना के सहारे उक्ति, सुक्ति, उद्धरण या भाव का विस्तार करते हैं। विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। ऐसा न हो कि हम उसे बहुत बड़ा लिखते जाएं एवं पाठक जब उसे पढ़े तो वह उसे अच्छा न लगे, वह उसको पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाए। इसलिए हमें उसे निश्चित सीमा के अंतर्गत ही लिखना चाहिए। हमारी जो कल्पनाएं होती है उस उक्ति, सुक्ति, उद्धरण को लेकर हमें अपनी कल्पनाओं को विस्तारित रूप देना होता है। उसके पश्चात है मौलिकता। पल्लवन में मौलिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब मौलिक का अर्थ क्या होता है? मौलिक का अर्थ होता है ओरिजिनलिटी, अर्थात स्वयं की उद्भावना से या स्वयं के विचारों से कुछ कहने, बोलने या लिखने की शक्ति अथवा गुण, यह मौलिकता की अवस्था या भाव होती है। अर्थात जिसमें हम सच्चाई लिखें। सीधा सरल यदि हम उसका अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है सच्चाई। इसमें हमारे अपने शब्द, अपने भाव, अपने विचार होने चाहिए। उसके पश्चात है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का अर्थ, सर्जन का अर्थ इसमें होता है कि कुछ आविष्कार करना, सर्जन करना। पल्लवन में लेखक को सृजनात्मकता का अवसर व संतोष दोनों मिलते हैं। अर्थात हमें जब कोई उक्ति, सुक्ति अथवा उदाहरण यदि हमें पल्लवन के लिए दिया जाए तो हम उसमें कुछ न कुछ नए विचारों की खोज करेंगे एवं जब हम अपने विचारों को सही ढंग से लिखेंगे तो हमें एक संतोष का अनुभव होता है, हमें खुशी मिलती है। तो पल्लवन में सृजनात्मकता होनी आवश्यक होती है। उसके पश्चात है प्रवाहमयता। पल्लवन लेखन में प्रवाहमयता का होना भी आवश्यक होता है। इसमें लेखक को इस बात का ध्यान रखना होता है कि पाठक पढ़ते समय बीच बीच में उसे अवरोध का अनुभव न हो। अर्थात उसे ऐसा न हो कि कुछ वाक्य अधूरा रह गया है, कोई वाक्य पूरा हो गया है, कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ ही नहीं हो। इसलिए उसमें प्रवाहमयता बनी रहनी चाहिए। उसके पश्चात है भाषा शैली। पल्लवन करते समय लेखक को भाषा व भाषा का विस्तार जानना आवश्यक होता है। विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसे किस तरह से लिखना है यह भी हमें पता होना चाहिए। यदि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा पल्लवन अच्छा नहीं होगा, अर्थात पाठक उसे पढ़ने में रोचक नहीं होगा। फिर है शब्द चयन। पल्लवन में शब्द चयन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तर्कसंगत और सम्मत शब्दों का ही प्रयोग इसमें किया जाना चाहिए। इसमें लेखन करने वाले को श्रृंखलाबद्ध, रोचक एवं उत्सुकता से परिपूर्ण वाक्य लिखने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना चाहिए, फैला देना चाहिए या फिर उसे विस्तृत कर देना चाहिए। यही पल्लवन होता है। उसमें हमारे शब्द व्यवस्थित होने चाहिए, दूसरों को आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए, तभी यह रोचक होता है, उत्सुकता से परिपूर्ण होता है। जब कोई इसे पढ़े तो उसमें एक रोचकता बनी होनी चाहिए कि इसमें आगे क्या लिखा होगा, क्या होना चाहिए, तभी हमारा पल्लवन अच्छा पल्लवन कहलाता है। उसके पश्चात है क्रमबद्धता। पल्लवन में विचारों में, अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि हमारे वाक्य क्रमबद्ध नहीं होंगे तो फिर पल्लवन सार्थक नहीं होगा। उसके पश्चात है सहजता। पल्लवन का सहज रूप सभी को आकर्षित करता है। हमारी भाषा सीधी, सरल, आसानी से
पाठक को समझ में आने वाली होनी चाहिए, तभी हमारा पल्लवन सार्थक होता है। अन्यथा यदि हमारी भाषा क्लिष्ट होगी, ठीक से नहीं समझ में आएगी, तो कोई भी उस पल्लवन को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएगा। उसके पश्चात है स्पष्टता। पल्लवन में स्पष्टता का होना आवश्यक है। जिस भी विचार, अंश, लोकोक्ति आदि का पल्लवन किया जा रहा है, केंद्र में वही रहना चाहिए। पाठक को पल्लवन पढ़ते समय ऐसा प्रतीत न हो कि मूल विचार कुछ और ही है, जबकि पल्लवन का प्रवाह किसी अन्य दिशा में ही चला जा रहा है। अर्थात हम जिस पर भी पल्लवन लिख रहे हैं उसी विषय का विस्तार हमें करना है। पल्लवन की विशेषताएं देखने के बाद अब हम देखते हैं पल्लवन लेखन की शैली। उसे लिखने का ढंग या तरीका, यही शैली कहलाता है। इसमें प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य होने चाहिए। अर्थात शुरू से ही पाठक जब उसे 2-3 लाइनें पढ़े तो ही उसे पढ़ने की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए एवं उसने पूरा पढ़ना चाहिए। इस तरह से हमारा पल्लवन होना चाहिए। प्रारंभ 2-3 वाक्यों में इसकी भूमिका बनानी चाहिए। उसके पश्चात 10 से 12 वाक्य में विषय प्रतिपादन, अर्थात जो भी विषय हमें दिया गया है उसका विस्तार हमें बीच में, अर्थात विषय प्रतिपादन में 10 से 12 वाक्यों में कम से कम हमें उसे लिखना चाहिए। उसके बाद है अंत में 2-3 वाक्यों में हमें उपसंहार लिखना है। जिस तरह से हम निबंध में लिखते हैं उपसंहार, समापन जिसे हम कहेंगे कि अंत के 2-3 वाक्य में उसका समापन होना चाहिए। इस तरह से यदि हम पल्लवन लेखन करेंगे तो निश्चित ही हमारा पल्लवन रोचक एवं प्रभावशाली होगा। अब हम देखते हैं पल्लवन लेखन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। अर्थात हमें कोई भी सूक्ति, उक्ति, कहावत इस तरह से यदि दे दी जाए तो उसे हम विस्तारित रूप में लिखते हैं, अर्थात उसी का भाव लिखते हैं। पल्लवन के लिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। जब हमें पल्लवन लिखने के लिए दिया जाता है तो कोई भी उक्ति, कहावत यह सामान्य अर्थ वाले नहीं होते हैं। उसमें गूढ़ अर्थ छिपा होता है और वही गूढ़ अर्थ हमें खोजकर निकालना होता है। जितना हम उस गूढ़ अर्थ को खोजते जाएंगे उतना ही हमें उसे नया नया कुछ न कुछ मिलता जाता है, इसलिए वे सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। हम यदि पल्लवन लिख रहे हैं किसी भी एक उक्ति को लेकर, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग यदि लिख रहे हैं कि थोता चना बाजे घना, इसके बारे में यदि हम लोग लिख रहे हैं तो हमें उसके अंदर ढाई आखर प्रेम का, ये यदि हम ले लें तो इस उक्ति का हमें उसमें विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। हमें जो उक्ति दी गई है, जो कहावत दी गई है, जो उदाहरण दिया गया है, जो काव्यांश दिया गया है, उसी के बारे में हमें विस्तारित रूप से लिखना है। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक होता है। अर्थात जहाँ तक हो सके हमारे जो भाव है उस वाक्यांश के बारे में, उस उक्ति या कहावत के बारे में, वे और हम जो लिख रहे हैं वे सब एक रूप में जुड़े हुए होना चाहिए। नहीं तो हम एक शब्द कुछ और लिखेंगे और कुछ दूसरा अन्य शब्द लिखेंगे, जिससे कि वह पढ़ने वाले की समझ में ही ना आए। उसके पश्चात है विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। अब अलग अलग दृष्टिकोण से अर्थात हमें इसमें अपने अलग अलग दृष्टिकोण, अर्थात मेरा कुछ और दृष्टिकोण हो सकता है, दूसरों का कुछ और हो सकता है, इन सबको मिलाकर हमें अपने भाव बनाकर या फिर सीधे सरल अर्थों में हम देखें तो अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमें पल्लवन में उसे स्पष्ट करना चाहिए। उसके पश्चात है वाक्य छोटे और स्पष्ट अर्थ करने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए, हमारी जो भाषा है वो सहज, सरल, स्पष्ट होनी चाहिए, आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, तभी हमारा पल्लवन प्रभावकारी होता है। उसके पश्चात है भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना अनिवार्य है।
अर्थात जैसे हमने देखा कि भाषा हमारी सरल स्पष्ट होनी चाहिए जिससे आसानी से समझ में आ जाए। मौलिक, यह हमने उसकी विशेषताओं में देखा कि इसमें सच्चाई होनी चाहिए, पढ़ने वाले को हमारी बातों पर विश्वास हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा पल्लवन होना चाहिए। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें इस पर किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। यह सरल सीधी भाषा में लिखा होना चाहिए। इसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग हमें नहीं करना है जो दूसरों को समझ में न आए। पल्लवन हमेशा व्यास शैली में होना चाहिए, समाज शैली में नहीं। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए और पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण भी होना अनिवार्य है, अर्थात जिस तरह से हम निबंध लिखते हैं उस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं पल्लवन की प्रक्रिया कि पल्लवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से लिखा जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें सर्वप्रथम मूल विषय के वाक्य, सूक्ति, काव्यांश अथवा कहावत को भलीभांति पढ़ा जाता है। उसके भाव को समझने का प्रयास किया जाता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार किया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमें कोई काव्यांश या कहावत दे दी और हम उस पर सीधे लिखना शुरू कर दें। सर्वप्रथम हमें उसको ठीक से पढ़ना है, उसे समझना है, उसमें कौन सा भाव निहित है उसे समझना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है कि उसको लेकर, उस काव्यांश, उक्ति, सूक्ति को लेकर हमारे मन में कौन कौन से विचार जागृत हो रहे हैं। उन विचारों पर जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम और विस्तृत रूप में उसका अर्थ हमारे अंदर स्पष्ट हो सकता है, एवं अर्थ जब स्पष्ट हो जाएगा तो हम उसे एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। जब हम एक सूत्र में बांध लें तो फिर उस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए कि हो सकता है इसमें और कुछ नए विचार हमारे मन में आए हों और हम उसमें और कुछ अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए उसे पहले समझने का प्रयास करना चाहिए और समझकर ध्यान केंद्रित करने के बाद पुनः विचार करना चाहिए। उसमें दूसरा है कि पल्लवन करने से पूर्व मूल तथा गौण विचारों को समझ लेने के बाद विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जाती है। मूल्य तथा गौण विचारों के पक्ष विपक्ष को भलीभांति सोचा जाता है। फिर विपक्षी तर्कों को काटने के लिए तर्क संगत विचारों को एकत्रित किया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी भाव अथवा विचार छूट न पाए। उसके बाद असंगत विचारों को हटाकर तर्क संगत विचारों को संयोजित किया जाता है। अर्थात जब हम पल्लवन लिखते हैं तो उसमें जो गौण विचार होते हैं उन्हें भी समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि मूल्य तथा गौण विचारों के पक्ष और विपक्ष दोनों ही रूप होते हैं। इसलिए उस पक्ष और विपक्ष दोनों ही रूपों को हमें समझना आवश्यक होता है कि हो सकता है कि हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और जो विपक्ष में उसके बारे में लिख रहा है वह किन बातों के द्वारा, किन विचारों के द्वारा या कौन से तर्कों के द्वारा हमारे विचारों को काट सकता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। या तो फिर पल्लवन लिखते समय ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे कुछ विचार छूट तो नहीं गए, जिससे कि जो हमारा विपक्षी है वह उन विचारों को पकड़कर हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे ठीक से पढ़कर, समझकर, विचार करने के बाद ही हमें पल्लवन लिखना चाहिए। असंगत विचारों को हटाकर और तर्क संगत विचारों को उसमें संयोजित करके फिर ही हमें पल्लवन लिखना चाहिए। अगला है शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन किया जाता है। पल्लवन लेखन में वाक्य छोटे होते हैं, लिखित रूप में पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। पल्लवन लेखन में परोक्ष कथन भूतकालिक क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभाव का विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि पल्लवन
हमेशा उसमें हमारी भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। पल्लवन में हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हमारी भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए जिससे कि वह पाठकों को आसानी से समझ में आ सके। पल्लवन लिखने के पश्चात हमें पुनः उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि हो सकता है कुछ बात हमारी लिखने की उसमें छूट तो नहीं गई। पल्लवन लेखन में उसमें जो परोक्ष कथन होता है, अर्थात पल्लवन हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अर्थात भूतकालिक क्रिया के माध्यम से सदैव अन्य पुरुष में पल्लवन लिखा जाता है। पल्लवन में लेखक के मनोभाव का विस्तार और विश्लेषण किया जाता है, अर्थात हम यदि लेखक हैं तो हमारे ही मनोभाव जो है उन्हीं को विस्तार और विश्लेषण रूप देकर हम उसे लिख सकते हैं। अब आप सभी पल्लवन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रक्रिया, उसके महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा जो पाठ है पल्लवन, यह एकांकी के रूप में दिया गया है, अर्थात इसमें कुछ पात्र हैं, उसी के माध्यम से हमें पल्लवन समझाया गया है। हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। इसमें समय प्रातः 11 बजे का है, स्थान कक्षा 12वीं में है, वहाँ पर कुछ छात्र बैठे हैं। रंगमंच अर्थात जिसे हम स्टेज कहते हैं, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर, अध्यापक कहते हैं, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? तभी रोशन नाम का जो लड़का होता है वह कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भलीभांति किया है। अध्यापक कहते हैं, तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? अब हम इस पाठ का अगला भाग दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित स्वाध्याय के प्रश्न जो पाठ पर आधारित है हमारे पाठ के अंत में दिए गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला दिया गया है कि पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। पल्लवन की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू में देखी है कि पल्लवन की प्रक्रिया क्या होती है। पल्लवन हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है कि विषय को भलीभांति पढ़ना, उसके भाव को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर एक बार पुनः विचार करना, उसके पश्चात है कि विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, पक्ष विपक्ष के बारे में सोचना, उसके बाद में असंगत विचारों को हटाकर तर्कसंगत विचारों को संयोजित करके पल्लवन लिखना। और हमने उसी में देखा कि शब्द सीमा के अनुसार सरल और स्पष्ट भाषा में पल्लवन लिखना चाहिए। पल्लवन का विस्तार हमेशा अन्य पुरुष में किया जाता है, उसमें मनोभाव का विस्तार और विश्लेषण किया जाता है। यह सभी हमने इसमें देखा है इस वीडियो में। पल्लवन की विशेषताएं यह भी हमने शुरू में देखी है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या क्या है। इसमें है कल्पना, मौलिकता, सर्जनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। इस तरह की पल्लवन की विशेषताएं हमने इसमें देखी हैं। अब हम मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।